यहाँ मोशन इन ए प्लेन की हम चर्चा कर रहे थे। तो मान लीजिए यू ए दे दिया गया आई कैप जे कैप में, और वी और एस हम ढूंढना चाहते हैं 2 सेकंड पे। तो एक तो मेथड होगा कि मैं वेक्टर्स, चूंकि ये कांस्टेंट है, आई वाला भी नहीं बदल रहा, जे वाला टुकड़ा भी नहीं बदल रहा, तो हम एक्सप्रेशन को देखेंगे कांस्टेंट पे, फॉर्मूला कर देंगे u प्लस ए टी, उस हाफ ए टी स्क्वायर, वेक्टर्स डायरेक्ट एस निकल आएगा। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप एक्स वाले सारे टुकड़े नोट करो, यू एक्स, ए एक्स, बी एक्स, उसी तरह डायरेक्शन वाले ये वाला टुकड़ा एक साथ नोट करो, यू वाई, ए वाई, बी वाई, एस वाई, टी है कि जो है वो ब्लैंक छोड़ दो। अब मोशन के 3 इक्वेशन है, वो मोशन की इक्वेशन एक्स में भी यूज करो और मोशन के 3 वाई से देते v प्लस टी। तो v इक्वल्स u प्लस ए टी अब 2 तरह के हो गए, एक x वाले हो गए और एक y वाले हो गए। उसी तरह s इक्वल्स टू एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। टी के नहीं टुकड़े करेंगे, टी वेक्टर नहीं है, टाइम तो एक ही है। ये तो वो u से v तक जो गए टाइम तो एक ही मिला आपको, लेकिन बाकी 2 कंपोनेंट दिखेंगे s के, क्योंकि वेक्टर है u के, v के, एक्सप्रेशन के, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जनरली इन्हीं दोनों का काम पड़ता है, इन्हीं से काम चल जाता है। अब यदि आप ये फॉर्मूला लिखेंगे तो x अलग पता चल जाएगा, अलग पता चल हम करते हैं। फिर आपको v लिखना हो तो वी एक्स आई के प्लस लिखो प्लस एस वाई, ऐसे आप लिखते हैं। अब इसे चेंज करूं, यस यहाँ क्या आपको है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, वॉइस जो आप परेशानी बता रहे हो मेरी तरफ से हो तो कम हो। अब बताइए, साउंड अभी क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। यस मैंने नेटवर्क एक्सचेंज कर दिया है तो शायद कंफर्टेबल हो। अब यहाँ मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। ये तो था एक बेसिक वेक्टर्स है, और वेक्टर्स में हमने क्या सीखा कि एक्स और वाई के डायरेक्शन का जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक टर्म है प्रोजेक्टाइल। एक क्या टर्म है? प्रोजेक्टाइल। यहाँ इस बात पे समझिए, when we project any particle at angle theta from horizontal, where theta not equals to 90 degree, then the motion of the particle under gravity is called projectile motion, and the particle is called projectile. तो ये प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों को आपने यहाँ डिफाइन कर लिया। When we project any particle at angle theta from horizontal, where theta is not equals to 0, not equals to 90, sorry, not equals to 90, then the motion of the particle under gravity is called projectile motion. यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बोलो, थीटा 0 हुआ तभी प्रोजेक्टाइल होगा। अच्छा सोचो ना, थीटा 0 होगा तब भी होगा,
ये लो, एक बिल्डिंग पे फेंक, चढ़ जाओ और पत्थर को हॉरिजॉन्टली थ्रो करो, ऐसे आके जमीन पे गिरेगा, ये भी है प्रोजेक्टाइल। सर अगर जमीन पे किसी बॉल को लुढ़का दे तो वो फिर प्रोजेक्टाइल में नहीं लोगे उसे, ठीक है। ओके सर। तो आप जब किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, तो थीटा 90 डिग्री, अच्छा बताओ 90 डिग्री क्यों नहीं लिया, कारण दो। तो फिर स्ट्रेट लाइन हो सीधा जाता है। जाके सीधा ही आता है। स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा ना, तो उसको प्रोजेक्टाइल में नहीं कंसीडर करेंगे। कॉमन सेंस याद कर लो, सेट कर दो दिमाग, उसके लिए जो कंडीशन बोलना हो बोल लेना, ठीक है। अब आगे देखो, यहां पर some assumptions regarding projectile motion। पहला, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर के रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरा, जी, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरा, ये जी रिमेन्स कांस्टेंट, जी रिमेन्स कांस्टेंट कब होगा, ध्यान से सोचिएगा। यदि जो प्रोजेक्टाइल आपने प्रोजेक्ट किए, वो कोई पत्थर आपने हवा में फेंका आम तोड़ने के लिए, वो है प्रोजेक्टाइल। अब यदि कोई मिसाइल लॉन्च करोगे, चंदा मामा तक जाए, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करोगे, तो फिर प्रोजेक्टाइल नहीं रह जाएगा। तो जी कांस्टेंट है जब अर्थ के सरफेस के आसपास ही है पार्टिकल आपका। यदि हाइट बहुत बदलेगा तो जी बदलने लगेगा। तो ये हमारा एजम्पशन है, मतलब जो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा पार्टिकल, वो रेडियस ऑफ द अर्थ इससे बहुत छोटा होना चाहिए। ये एजम्पशन लेकर के चलते हैं। और सरफेस ऑफ अर्थ इज हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। और ये कब होगा, जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो देखें पार्टिकल का मैक्सिमम, ये भी बहुत छोटा होना चाहिए रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी तो आंखों से जो सरफेस दिख रहा है अर्थ का, वो ना हॉरिजॉन्टल प्लेन है। लेकिन यदि पूरा अर्थ देखोगे, वो तो स्फेरिकल हो जाता है। तो हमारे प्रोजेक्टाइल में जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, उसमें आम तोड़ने के लिए, पेड़ पे लगे आम तोड़ने के लिए जो पत्थर फेंका, उसके मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। उसके लिए जी कांस्टेंट है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है, और अर्थ का सरफेस फ्लैट सरफेस बिहेव करेगा। अर्थ का स्फेरिकल सरफेस के आइडिया को यहाँ हमें कंसीडर नहीं करना, उतना दूर हम फेंक ही नहीं रहे हैं पार्टिकल को। तो ये एजम्पशन है तीन। क्या क्या एजम्पशन है? कि जो आप पत्थर फेंकोगे, तो मान लो पत्थर फेंकते हो ना, तो यहाँ एक, या फुटबॉल एक मैंने देखा, ये फुटबॉल किक किया, तो फुटबॉल किक किया तो ऐसे जाके जमीन पे गिरेगा कहीं पे। ये हो गया एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट जो आया। और ये हो गया, इसे जनरली कह देते हैं रेंज, ये आर, ये कह देते हैं, हमने अभी लिखा है एस हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ ये। तो जब आप बात करते हैं कि किसी फुटबॉल को हमने किक किया, तो उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल हम मान रहे हैं, क्योंकि पैर से आपने किक किया है। फुटबॉल आपके आंखों के सामने ही जमीन पे कहीं गिरा है, उसका मैक्सिमम हाइट भी अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है।
अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर और हाइट होगा 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, बहुत आपने जोर से मार दिया तो, या 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, वही बहुत है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दें, जी हमारा कांस्टेंट हो, अर्थ का सरफेस फ्लैट सरफेस हम मान रहे हैं, उस तरह के सिचुएशन में जो किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करके उसके मोशन को एनालाइज करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ये 3 पॉइंट क्लियर है कि हाइट बहुत ज्यादा नहीं हो और रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं हो। भाई जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो अर्थ जो होता है, अर्थ के ऊंचाई के साथ सरफेस पे जी का वैल्यू है 9.8 और यदि आप अर्थ के रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो जी डैश जो हो जाता है वो हो जाता है वो g/4। और ज्यादा हाइट पे यदि चले गए, h यदि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गया तो हम कह देते हैं कि जी बदल गया। आदित्य, राइट, क्या ये बात समझ में आ गई कि जी रिमेन्स कांस्टेंट नहीं रहेगा यदि बहुत ऊंचा चला जाएगा ऑब्जेक्ट? यस सर। तो दूसरा ये कह रहा है, और तीसरा क्या कह रहा है, आप यहाँ से फुटबॉल किक करोगे तो क्या लगता है अमेरिका पे जाके गिरेगा या आपके आंखों के सामने कहीं पे गिरेगा? आपके सामने में, तो आंख के सामने में तो अर्थ का सरफेस फ्लैट दिख ही रहा है, लेकिन आप यदि स्पेस से देखोगे तो अर्थ का सरफेस फ्लैट थोड़े ना है, वो कैसा दिखेगा? स्फेरिकल। तो हम स्फेरिकल सरफेस वाला मोशन नहीं एनालाइज करने वाले हैं जिसमें अर्थ का स्फेरिकल सरफेस का कंसीडरेशन हमें लेना पड़े। हम कौन सा अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में पत्थर के फेंकेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का तभी तक रूल को फॉलो करता दिख रहा होगा जब तक हम अर्थ के सरफेस को फ्लैट देख रहे हैं। मतलब कम स्पीड से, कम ऊंचाई वाला, कम रेंज वाला कोई मोशन हम एनालाइज कर रहे हैं तो दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह का जो मोशन है इसके लिए हम कह देते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज फ्री फॉल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए फ्री फॉल मोशन। और ये फ्री फॉल मोशन मतलब ग्रेविटी के अंतर्गत मोशन है और कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए फ्री फॉल मोशन। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स के नाम पे केवल mg है और कोई नहीं है। सर मैंने बहुत जोर से किक किया, तो किक जब किया तब ना आपके पैर का फोर्स बॉल पे था। आपके पैर से अलग होने के बाद बॉल पे आपका फोर्स थोड़े ना रहेगा। तो ड्यूरिंग द मोशन आपके पैर का फोर्स बॉल पे थोड़े ना है। ड्यूरिंग द मोशन बॉल पे कौन लग रहा होगा? केवल mg। बॉल को जाते देखो आप आसमान में, फुटबॉल को, फोर्स के नाम पे उस पे केवल एक ही चीज लगता दिखेगा आपको, केवल mg लग रहा होगा। बॉल को आप जाते देख लो कहीं भी, लेकिन वहां फोर्स के नाम पे कहीं भी चेक करोगे तो कौन लग रहा होगा? केवल mg, और कोई नहीं है जो उस पे लग रहा है। तो ये फ्री फॉल मोशन का एक स्पेशल केस है, या फ्री फॉल मोशन नहीं है। यहाँ तक कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, यहाँ तक केवल इंफॉर्मेशन दिया गया। जो नहीं भी ध्यान रखें तो काम चल जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा वो ऑब्वियस है कि कोई चंदा मामा पे बॉल नहीं पहुंच जाएगा। फ्री फॉल मतलब जो केवल अर्थ फोर्स लगाए और आप या कोई दुनिया का दूसरा एलिमेंट फोर्स ना लगा रहा हो, वो हुआ फ्री फॉल। फॉल यदि सेब पेड़ से गिरता है तो कौन सा मोशन है? फ्री फॉल। उसमें तुम कुश्ती नहीं लड़ रहे, ना ही कोई वो सेब को बुला रहा है आ जा। न्यूटन बैठ के उस गाना गा के थोड़ा ना बुला रहा होगा आ जा, तो वैसे ही गिरा। किसके अंतर्गत? ग्रेविटी के कारण। ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? फ्री फॉल। समझ में आ गया है? ओके, यस सर। यस सर। आगे आइए कहानी में। अब आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के जब हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे तो
एक तो डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट होता हमने देखा। अब यहाँ स्टेप्स सोचते हैं। स्टेप 1, use x and y axis. Generally x along horizontal and y along vertical. ये जनरली ऐसे ही x और y सोचेंगे। स्टेप 2, choose 2 points A and B on path of the projectile. आप 2 पॉइंट चुन लेते हैं पाथ पे। स्टेप 3, नाउ think about x and y component of u, v, s and a अब क्या करना है, x और y कंपोनेंट जो होंगे किसके, u। u कौन है, वेलोसिटी ऑफ a को कह रहे हैं u, वेलोसिटी ऑफ b को कह रहे हैं v, s कौन है, a से b के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट है। इन सब के आपको क्या करने हैं, x और y कंपोनेंट सोचना। और एक्सेलरेशन के नाम पे होगा कौन, एक्सेलरेशन के नाम पे तो g ही होगा ना, g वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड, क्योंकि और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, आप प्रोजेक्टाइल मोशन में काम कर रहे हैं। तो ए के नाम पे केवल और केवल ये जी ही मिलने वाला है। तो ए के जो कंपोनेंट होगा वो अलोंग वाई ही आने वाला है। यदि आप वर्टिकल अप को प्लस वाई कहते हो तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा माइनस जी जे कैप। अब आई जे तो आप यूज करने वाले नहीं हो, यहीं पे मैं कह देता हूं स्टेप 4, राइट ux, vx, ax, sx, t and use 3 equation of motion and write uy, vy, ay, sy, t and use 3 equation of motion to get result। आपको अलग अलग वेक्टर दिखने लगे जब, उसके बाद क्या करिए, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए एक्स वाले के लिए अलग और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए वाई वाले के लिए अलग। सर इसका मतलब 6 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं? भाई आप थोड़े प्रैक्टिस से समझ जाओगे उन 6 में कौन मेरे रिजल्ट को देने वाला है, सीधे उन्हें यूज करोगे।
लेकिन शुरू में तैयार रहो, मैं 6 इक्वेशन लिख सकता हूं, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग, क्वेश्चन चाहे कोई भी आए प्रोजेक्टाइल का, यही काम करेंगे। तो सर आपको क्यों लगता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ काम करेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाले? इक्वेशन ऑफ मोशन कहने पर यदि कंफ्यूजन हो तो यहाँ मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जनरली इन्हीं दोनों का यूज करूंगा, फिर भी आपका मन करे तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। तो यही है इक्वेशन ऑफ मोशन, x में अलग यूज करिएगा, y में अलग यूज करिएगा। और ये यूज इसलिए होगा क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ना जी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तो आपको स्वतंत्र हो इन्हें यूज करने के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज कर ही सकते हैं। एक्स के अलोंग अलग काम करिए और वाई के अलोंग अलग काम करिए। यदि आप शुरू में ए और बी पॉइंट नहीं सोचेंगे तो आप यू किसको कहेंगे, वी किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? तो एक पॉइंट ए वो लेंगे आप जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, और बी पॉइंट वो चुनेंगे आप जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछा गया है। भाई बी पे कोई तो पॉइंट होगा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा, मैंने थीटा एंगल पे यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया पार्ट, भाई जहां पे ये इंफॉर्मेशन दिया है उसको ए मान लो। बताओ 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा, तो 2 सेकंड पे दूसरा पॉइंट एक इमेजिन करके उसको भी मान लो। क्या ये ए और बी का मीनिंग पता चला, क्यों बता रहा हूं 2 पॉइंट? यस सर। यदि 2 पॉइंट नहीं पहले आपके दिमाग में आएगा तो आप खो जाएंगे। आपको ना इनिशियल वैल्यू के बारे में जानकारी है, ना आपको फाइनल का कुछ अता पता है, तो आप कंपोनेंट किसको देखोगे? कंपोनेंट तो तब दिखेगा ना जब वेक्टर आपके सामने प्रकट हो। तो कौन से वेक्टर? u वेलोसिटी इनिशियल का वेक्टर, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट मींस a इनिशियल और b फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, a से b की तरफ डायरेक्टेड होने पर जो वेक्टर दिखेगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उनके x कंपोनेंट, उनके y कंपोनेंट क्या क्या करना है फिर से बताइए मुझे, बताइए। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या करते थे, ए और बी 2 पॉइंट चुनते थे, यूवी एसएटी डाटा प्रॉपर साइन के साथ नोट करते थे, और तीसरे स्टेप में मैं कहता था कि ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पहले एक्स वाई चुनो, फिर ए और बी 2 पॉइंट डिसाइड करके उनके पास जो वैल्यूज हैं यू वी एस, उनके कंपोनेंट को देखो एक्स, उसके बाद कहता हूं एक्स कंपोनेंट को अलग नोट करो और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन उनमें यूज करो, वाई कंपोनेंट को अलग नोट करो और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन उनमें यूज करो। हमें जो रिजल्ट चाहिए हमें पता चल जाए। इस रास्ते को हमें फॉलो करना है हमेशा। और यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज होगा, कारण समझो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने कहा फ्री फॉल मोशन केवल ग्रेविटी होगा और जी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। ये एज्यूम्पशन पहले ले लिया है आपने। तो इसलिए v बराबर u प्लस ए टी वाले तीनों इक्वेशन आप यूज करने वाले हैं। पेज चेंज करूं मैं? यस सर। यस जी सर। यहां गौर करिए, हम क्वेश्चन कोई भी हो रास्ता यही फॉलो करेंगे, कुछ टर्म्स कॉमन है जिन्हें यहां डिराइव करके रिजल्ट की तरह याद कर लेंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की मैं बात कर रहा हूं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, तो ये चित्र बना लो, ये एक्स हॉरिजॉन्टल मान लिया, वाई वर्टिकल मान लिया, यू वेलोसिटी से फुटबॉल को किक किया,
और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर की तरफ, और ये बॉल ऐसे हवा में जाते हुए कहीं जमीन पे गिरा। जितने एंगल पे वो जाता है जनरली उतने ही एंगल पे वापस आकर टकराता है जमीन से, और उसी स्पीड से जमीन से आके टकराता है। ये चाहे तो प्रूफ भी कर लेंगे हम लोग। अब हमें इन पे कुछ पॉइंट्स बता दिए गए, ए, बी और ये सी। यहां ध्यान से देखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं एच, इसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट। ये हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और यहां से यहां जो आया है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसे कह देते हैं रेंज आर। ये हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं 2 थीटा बाई जी। और एक टी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। आप यदि दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से गए तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हवाई जहाज जितनी देर हवा में थी, एरोप्लेन जितने देर एयर में था, तो बॉल जितनी देर एयर में था का मतलब टाइम ए बी सी। और ये होता है 2u साइन थीटा बाई जी। सर आप कहोगे और मैं मान लूंगा, इतना सीधा मुझे क्यों समझते हो? मैं भी नहीं कहूंगा मान लो, मैं कहूंगा याद कर लो, कॉपी पे चित्र बनाओ और इसको 25 बार लिखो कि एच पूछे तो सीधे ये फॉर्मूला, आर पूछे तो सीधे ये फॉर्मूला, और टी पूछे तो सीधे ये फॉर्मूला। और आईआईटी को पता है कि बच्चे इसे याद कर लेंगे, इसलिए सीधे आईआईटी नहीं पूछेगा इसे आपको। लेकिन बोर्ड में या स्कूल में, जो स्कूल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें सीधे ये पूछा जाता है। अब मुझे ये बताओ कि आपने ये यदि एनालाइज करना सोचा तो आपके मन में ये आएगा या नहीं आएगा कि इनको डिराइव कैसे करते हैं? क्योंकि आप इतना सीधा तो है नहीं, आईआईटी वाले बच्चे हैं, बिना अकल लगाए तो मानोगे नहीं। तो सोचो मैक्सिमम हाइट यदि मुझसे कोई डिराइव करने को कहे तो मैं किन 2 पॉइंट्स के बारे में सोचना शुरू करूं? फॉर एच मैक्स, A and B. परफेक्ट। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आया? ए टू बी। अब इसमें क्या लिखेंगे? एक सोचेंगे एक्स एक्सिस और दूसरा सोचेंगे वाई एक्सिस। सर आप ये क्यों मुझे कहते हो सोचो, बार बार सोचो? मैं नहीं सोचूंगा भाई, नहीं सोचोगे तो क्वेश्चन बनाने का रास्ता कैसे क्लियर होगा? अब मुझे बताओ, मुझे यू एक्स कितना नोट करना चाहिए और यू वाई कितना नोट करना चाहिए, और ये भी बताओ यू को देखूं कहां पर, ए पे या बी पे? सर यू एक्स यू हाँ, कॉस थीटा होगा। सर यू यू एक्स। बाय तो यू ए साइन पर थीटा। यू के कंपोनेंट हमने बनाया। कंपोनेंट के लिए क्या याद किया है? यू का एक्स कंपोनेंट, यू का थीटा है ना एक्स के साथ, तो कॉस थीटा, और वाई वाला हो जाएगा यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन के नाम पे सारे एक ही फोर्स लग रहा है, और वो है वर्टिकल डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो ए वाई हो गया माइनस जी, यही होगा ए वाई। चेक करो। और ए एक्स, तो एक्स के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ए एक्स जो होगा वो 0 होगा। तो यहां से इस से ये हमें पता चल गया कि हेंस, यहां एक आइडिया दे दो, स्टार मार्क बना दो 3 स्टार मार्क, हेंस horizontal component of velocity of projectile remains constant। ये एक फैक्ट की तरह सेट कर दो दिमाग में। क्यों? अभी अभी दिख गया आपको, जब एक्सेलरेशन है ही नहीं
ये आपके शुरू में ही बताया गया कि फ्री फॉल मोशन है, केवल ग्रेविटी है, तो एक्स वाला जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो एक्स वाले कंपोनेंट को बदलेगा कौन? आपने जब पहला एग्जांपल देखा तो एक्स के डायरेक्शन में आई कैप वाला एक्सेलरेशन का टुकड़ा था, तब तो आई कैप वाले वेलोसिटी को वो बदलता था। यहां है ही नहीं, एक्स के डायरेक्शन में कोई, इसको फैक्ट की तरह दिमाग में जगह दो कि एक्स के डायरेक्शन में लफड़ा खत्म, वी का सोचना ही नहीं है। वी एक्स वो जो भी होगा वो वी एक्स यू एक्स एक जैसे होंगे। वी एक्स, वी डैश एक्स, वी डबल डैश एक्स, कोई भी देखोगे तो वो यू एक्स के ही बराबर होगा। और वो कितना होगा? तो यू कॉस थीटा ही होगा, उसमें कोई अकल नहीं लगाना है। सर फिर तो ये हमें दिखने लगा एक कि एस एक्स जो होगा वो तो हमेशा यू एक्स इंटू टी होगा, क्योंकि ये एक्स है ही नहीं। तो आप सही सोच रहे हैं, यदि आप यूज करने के बारे में उत्सुक हैं तो ये आप यूज कर सकते हैं, आगे कभी मौका मिलेगा तो। आप तो एक फैक्ट की तरह ध्यान रख लो डाटा कि एक्स कंपोनेंट कभी नहीं बदलेगा, वो एक्स कंपोनेंट फिक्स हो गया, जो शुरू में है ना वही हमेशा मिलेगा किसी भी पॉइंट पे। सर कहानी तो लंबी चौड़ी सुना दिया आपने, एच मैक्स तो निकला ही नहीं, घबराओ मत, हमने तो अभी एक्स की चर्चा की है। पहले अब मुझे बताओ कि यदि डिस्प्लेसमेंट कोई कहे, ए से बी का क्या डिस्प्लेसमेंट आपको दिख जाएगा? और क्या डिस्प्लेसमेंट के भी दो टुकड़े हो सकते हैं, एस एक्स एंड एस वाई? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस सर। अब बताओ एस वाई कितना हो गया? U/T। क्या एच आपको पता चल रहा है कि ये एस वाई ही एच है और उसे ही हम ढूंढ रहे हैं? अरे मैं मान लू एस वाई दिखा आपको? यस सर। बहुत बढ़िया। आपको आपको यदि दिख रहा हो ए वाई, आपको दिख रहा हो जी, यहाँ आपको अभी दिखने लगा है एस वाई, तो हमारा काम तो बन रहा है कि हमने एस एक्स भी देखे और एस वाई भी देखे। अभी मुझे एस वाई पे फोकस करना है, जो किसके बराबर दिख रहा है? एच के बराबर दिख रहा है। यदि आपको ये दिख रहा हो तो एक बड़ा काम तो हो गया। अब मुझे बताओ एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के बॉल के आसमान में जाने की कोई टेंडेंसी होने वाली है, बाकी रहेगा या नहीं रहेगा? जीरो। जीरो। क्यों जीरो? एक बार और बताओ मुझे। क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद अब उसका मतलब कोई इच्छा ही नहीं है बॉल में कि और ऊंचाई पे जाए, या उसकी ताकत ही नहीं बची कि और ऊपर जाए। मतलब वी खत्म हो गया होगा, तभी वो होगा मैक्सिमम हाइट। कॉमन सेंस। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, बताओ मुझे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे रिजल्ट तक जाने में हेल्प करने वाला है? तो मुझे लग रहा है वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy यूज कर देता हूं। 0 स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो h का वैल्यू कितना आ गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ एक तो आपको h का फॉर्मूला याद रखना है, ये बात पता चल गया। और ये पता चल गया, फैक्ट है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं बदलेगा, एक्सेलरेशन है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्योंकि शुरू का ही एजम्पशन है कि प्रोजेक्टाइल इज फ्री फॉल, मतलब ग्रेविटी के अलावा और कोई नहीं लग रहा उसको। जिन लोगों को यहां तक समझ में आ गया वो हैंड राइज कर दें अपना। बहुत बढ़िया।
आदित्य राय। बालक कहाँ व्यस्त हो? सर ये एक्स एक्सेस वाला नहीं समझ आया। अच्छा, मेरे भी नहीं आया। वाई वाला एक्स समझ में आ गया? यस सर, वो आप। पक्का? यस सर। अच्छा ये बताओ, क्या नजरों से हम किसी ऑब्जेक्ट को धकेल सकते हैं हाथ लगाए बिना? देख करके मैं धकेल के गिरा दूं नजरों से देख के, ऐसा हो नो सकता सर। है? तो ये जो बॉल हाथ से जब अलग हो गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नो सर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट बदलेगा कैसे? ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है? सर डाउन, वर्टिकली डाउन। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा mg का? सोच के देखो, कहो mg cos 90। cos 90 कितना होता है? तो 0। तो हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट है किसी भी फोर्स No, का? कोई sir. भी कंपोनेंट? तो जब फोर्स नहीं है, कोई कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में नहीं है, तो एक्स के वेलोसिटी के टुकड़े को कौन बदलेगा? कौन है बदलने वाला? बताओ मुझे। कोई। जब कोई नहीं है तो मन को स्थिर करो ना बालक, कि एक्स वाला टुकड़ा नहीं बदलेगा, एक्स वाला टुकड़ा नहीं बदलेगा, एक्स वाला टुकड़ा नहीं बदलेगा वेलोसिटी का। फिर से बताओ क्यों नहीं बदलेगा एक्स वाला टुकड़ा? मुझे समझाओ, मेरे समझ में नहीं आता। सर क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा। चलो, तो अब हैंड राइज कर सकते हो, समझ में आ गया? सर एक और डाउट है कि सर ये आपने जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स दिखाया सर, वो कैसे लिखा? फॉर्मूला बोलो तो एस का। सर u2 प्लस हाफ एक्स स्क्वायर। ए का वैल्यू बोलो तो कितना है? सर -g। अरे गधे, एक्स वाला एक्स के डायरेक्शन में लिख रहे हो सर 0। तो फिर तो कितना होगा फिर फॉर्मूला एक्स का, एस का? ux by upon एस एक्स बराबर यू एक्स टी, हाफ एक्स टी स्क्वायर। टाटा बाय बाय। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि यदि मैं तुमसे कहता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हवा में कितनी देर बॉल रही, तो कहां से कहां सोचना चाहिए मुझे? ए से बी या ए से सी? क्या सर, ठीक A लग to रहा C. तुम्हें? A to C. ए से C तक। बोलो, ए से सी। अब चेक करो, फिर से देख लो, ये बॉल यू, एंगल थीटा, और ये गया ऐसे ए बी और ये सी, और हम क्या ढूंढ रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। चेक करो, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टी कहते हैं कहां से कहां तक? ए बी सी वाला टाइम। कहां से कहां सोचें? तो आपने डिसाइड कर लिया ए टू सी। किस डायरेक्शन में सोचें? along x, along y। अब आप चिल्लाओगे कि सर ये बार बार क्या मुझसे दोनों लिखवाना जरूरी है आपका? तो मैं कहूंगा कि शुरू में हैबिट डेवलप करिए, ये दो टुकड़ों में सोचें। यदि ये हैबिट रहेगा तो आगे काम आएगा। बार बार थोड़े ना हम ये काम करेंगे, शुरू में करेंगे। 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, किसी को मेहनत करना है तो 25 क्वेश्चन। यदि हम 200 क्वेश्चन बनाएंगे तो 175 क्वेश्चन में ये एक्स वाई नहीं लिखेंगे, सीधे काम का फॉर्मूला लिख देंगे। आपको भी दिखने लगेगा, मुझे भी दिखने लगेगा। चलो शुरू हो जाओ। तो किसके बारे में सोचना है? यू एक्स, ए एक्स, वी एक्स, एस एक्स, टी। ध्यान दीजिएगा, यू वाई, ए वाई, वी वाई, एस वाई, टी। मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मतलब यही है कैपिटल टी जिसे हम ढूंढ रहे हैं। यू एक्स पहले देखो कितना लिखें? यू कॉस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा, ए एक्स 0, ए वाई -g, वी एक्स यू एक्स के बराबर, वी वाई नहीं पता, एस वाई और एस एक्स तो दिख रहा है। एस वाई के बारे में कोई पहले डिस्प्लेसमेंट दिखाओ मुझे, ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट। क्या आंखों से दिख रहा है ए से बी का बीच का डिस्प्लेसमेंट? इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा और वाई कंपोनेंट कितना होगा? एस वाई बताओ तो कितना दिख रहा है वाई कंपोनेंट? सर S
एक्स कंपोनेंट ऐसी होगा और वाई कंपोनेंट 0 होगा। y कंपोनेंट 0। क्या ये दिखा सबको? y कंपोनेंट 0, ए से सी यदि डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो। अरे सबको नहीं दिखता यार। अच्छा चलो, डिस्प्लेसमेंट दिखा तो उसका y के डायरेक्शन से एंगल है 90 डिग्री, तो s का 90 डिग्री पे कंपोनेंट होगा s cos 90, तो ऐसे ही 0। या जब दिख ही रहा है कि डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे लेटा पड़ा है तो उसका y टुकड़ा तो बनेगा ही नहीं, तो ऐसे 0। जिनको ये 0 नहीं समझ में आया वो चिल्लाओ जोर से, सर ये क्या क्या बताते रहते हो। आदित्य राय बालक, समझ में आया है ये? यस सर, समझ आ पक्का? यस सर। अरे शानदार। जिसको भी डाउट हो कि एस वाई क्यों 0, मुझसे पूछो। और एस एक्स खुद एस के बराबर है, क्योंकि वो एक्स पे ही लेटा पड़ा है। अब देखो, हमें टाइम चाहिए, या तो एक्स एक्सिस के तरफ सोचो या वाई एक्सिस की तरफ सोचो। अधिकतर टाइम ये वाई वाले टुकड़े में काम करना आसान दिखेगा तुम्हें। देखो, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई का वैल्यू कितना? 0। यू वाई का वैल्यू कितना? यू साइन थीटा। टी का वैल्यू कैपिटल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। देखिए एक टी कैंसिल आउट हो गया, तो टी का वैल्यू कितना आ गया? 2u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम एबीसी, जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हो, इसे याद कर जाओ, 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे के सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये इतना आसान है कि ये नहीं पूछेगा। लेकिन मैं टेस्ट में नहीं पूछूंगा ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि अभी पहला टेस्ट होने वाला है आपका प्रोजेक्टाइल का, तो मैं आसान क्वेश्चन भी दूंगा कुछ। आदित्य राय, फिर तुम सपने में खो गए। एक्सलेशन को देखो तो एक्स के डायरेक्शन में बदल रहा है या एक जैसा है? 0। ओ बालक, तो जब एक्सलेशन है ही नहीं तो क्या बदलना चाहिए वेलोसिटी एक्स के डायरेक्शन में? तो वी एक्स किसके बराबर होना चाहिए? ए 0। यू एक्स के वी एक्स किसके बराबर होना चाहिए? क्यों ये समझ में फिर से आ गया? यस सर। ये पिछले पेज का फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 स्टार दिया है, कम लग रहा है तो 6 स्टार बना दो इसे, इतना इंपॉर्टेंट है। 3 4 5 स्टार, 5 स्टार चॉकलेट की तरह ये इंपॉर्टेंट चॉकलेटी आइडिया है। बहुत से क्वेश्चन में सीधे ये तुम्हें रिजल्ट पे पहुंचा देगा। आगे मैं पूछ के दिख लूंगा, तुरंत अप्लाई करोगे रिजल्ट आ जाएगा। जिन लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया जल्दी जल्दी हैंड राइज कर दीजिए। हम एस का एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? और अपराजित, यस अग्रवाल, ओके। सर ओके, बट एक डाउट है, हम एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे एस का? किसका एक्स कंपोनेंट? एस का। एस एक्स कंपोनेंट से यदि तुम टाइम निकालना चाहो तो कैसे निकालेंगे ये सोच रहे हो? नहीं सर, मैं कंपोनेंट ही सोच रहा हूँ बस कि कंपोनेंट कैसे किसका कंपोनेंट? किसका एस का कंपोनेंट? एक्सिस पे ऐसे ही होगा ना सर? एस का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे। सर यस सर यस। हाँ अभी बताता हूँ, वेट करो। यहां तक जब आपके समझ में आ गया तो इसी पेज पे मैं एक पॉइंट और दे रहा हूं, ध्यान देना। फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज आर। ध्यान से देखिए तो ये जो एस एक्स है
क्या ये यही रेंज नहीं है? यस सर। तो क्या इसका वैल्यू हमें पहले से पता है? नहीं। नो सर। तो ये भी हम ढूंढ रहे हैं। अब जो टाइम तुमने पता कर लिया वो टाइम तो तुम्हें यहां से यहां यूज कर लोगे। और एस एक्स बराबर कौन सा फॉर्मूला जानते हो? एस एक्स बराबर जानते हो, xt प्लस हाफ axt स्क्वायर। हाँ, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स हो गया आर, यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा, और टी हो गया कैपिटल टी प्लस हाफ, और ए एक्स है 0 इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो गया? यू यू cos कॉस थीटा थीटा टी। इंटू कैपिटल टी, यू कॉस थीटा इंटू टी के बदले 2u साइन थीटा बाई जी, अभी अभी डिराइव किया है तुमने। तो यहां से हो गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब मुझे बता दो, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला आया है आपके पास? sin 2 अरे थीटा। वाह वाह, साइन 2 थीटा बाई जी। इनको डब्बे में डालो, याद कर जाओ। रेंज के लिए ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यस सर, हो गया। क्या ये सबने नोट कर लिया? यस सर। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, चित्र बनाओगे और ये डेरिवेशन घर में रफ में 3 बार 4 बार कर लेना, जिससे कि एक कंफर्ट बन जाए। और रिजल्ट को 30 बार 40 बार कॉपी पे लिख देना, जिससे कि वो याद हो जाए। सर कैसे लिखेंगे 30 बार 40 बार? तो 3 बार 4 बार मैं लिख के बता देता हूँ। ऐसे यू दिखा दो, एंगल थीटा दिखा दो, ये वाई और ये एक्स। चित्र में बना लो एच, और एच के आगे लिख दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज जो यहाँ से यहाँ तक है के लिए लिख दो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लिख दो 2u साइन थीटा बाई जी। ये एक बार हो गया। दोबारा चित्र बनाओ, अपने कॉपी पे भी आप लिख लो, ये नहीं कि विचार कर रहे हैं। यू, ये थीटा, आपको एच चाहिए, छोटे छोटे चित्र बना के लिख लो। साइन स्क्वायर थीटा है, ये ध्यान दीजिएगा, तो थीटा के भीतर में 2 मत डाल दीजिएगा, बाई 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज कितना लेंगे? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये 2 जो है अब थीटा के साथ है, 2 थीटा बाई जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट में 2 बगल में है यू साइन थीटा बाई जी। ये आप जब बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक फैक्ट जो मैंने कहा उसको नोट रखिएगा। फैक्ट की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल remains same since a horizontal 0। ध्यान रखना, मतलब ux इक्वल्स टू vx इक्वल्स टू vx डैश इक्वल्स टू vx डबल डैश इक्वल्स टू u cos थीटा। ये आप सेट करिएगा सिंस ax 0, ये दिमाग में रखिएगा। और ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको क्या फायदा मिलता है कि एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, अब ये जा रहा था 30 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल पे। रास्ते में कभी आपने देखा
ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस समय वेलोसिटी क्या होगा ये आप जानना चाहते हैं। 30 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए जब आप काम करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे कि सिंस ये x0 ux इक्वल्स टू vx, ux देखिए लिख रहा हूँ 30 cos 60 और vx देखिए लिख रहा हूँ v cos 30। कंपोनेंट बनाना जिनको आता है उनके लिए ये तो कोई मुश्किल काम है नहीं, कंपोनेंट x वाला दोनों लिख दिया और एंगल का वैल्यू आपको रट के बैठे हुए हो उनको यूज कर लिया। तो ये चेक कर लो ये कितना हो गया, v का वैल्यू हो गया 10√3। जिनके समझ में आ गया है वो हैंड राइज करिएगा। बहुत बढ़िया, शुभ्रांशु, ऋषिकेश, अर्णव, प्रियांशु, शोभित, सारांश, अभिनव, कृतिन, यश, ध्रुव, आदित्य, सान्या, लव, तुषार, आदित्य जैन, कुणाल शर्मा, यश गर्ग, पार्थ, अपराजित, बहुत बढ़िया कुणाल। ये तो बहुत अच्छा आप लोगों ने बता दिया। अच्छा आदित्य राय, क्या मजा आया इसमें? इस फैक्ट को याद रखने से टाइम बचा, तुरंत आंसर आ गया। यस यदि कोई ये पूछ बैठे, ध्यान देना, यदि कोई ये पूछ बैठे इसी में कि यहाँ ए से बी तक आते आते, ध्यान देना, टाइम कितना होगा, एक तो भी पूछ रहा है, एक ए से बी का टाइम पूछ लिया, देखना एक लाइन में आंसर कैसे आता है। अब तुम्हें ध्यान से देखो, इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि एक फॉर्मूला होता है ए टू बी वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। क्या ये फॉर्मूला याद आ गया? लिख सकते हैं हम। आदित्य राय, यस मुझे बताना तुम कि यू वाई क्या लिखूं मैं? 30, यू माने इनिशियल ना ए के पास, साइन 30, ए वाई कितना लिखूं? -t, टाइम t, उसे तो मैं ढूंढ रहा हूं, और वी वाई कितना लिखूं? देखना ध्यान से, v साइन 30, लेकिन माइनस के साथ। और पूछो मुझसे माइनस के साथ क्यों लिखोगे सर आप? y कंपोनेंट किधर आने वाला है बताना तो, वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन v वाले वेलोसिटी का? माइनस जे है। माइनस जे कैप, इसलिए वो माइनस में लिखोगे। तो इसको सॉल्व करोगे t निकल आएगा, v का वैल्यू तुम्हें पता है 10√3, रख तो लाके। सर ऐसा अत्याचार मत करो, अभी ये बता दो बी पे वेलोसिटी कैसे आया, तो वो मैं बता दूंगा, वही मुझे पसंद आया, बाकी मुझे मत समझाओ अभी का। लेकिन गलती से जिनके बाकी भी समझ में आ गया हो हैंड राइज करो एक बार। साइन 60 नहीं लिखेंगे? अच्छा साइन 60 लिखना है, कहाँ पे? शुरू वाला, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब जो हैंड राइज कर लो कंटिन्यूटी में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट लेना? हाँ ये सही कह रहे हो ना, तो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। इसमें देखो मुझे भी पता है, यू पता है, एक्सलेशन वाई के ही डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में है ही नहीं, तो हमेशा वाई वाला पहले सोचना। और वाई के 3 में तुम सोच लो, इसमें मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम वाले तो 2 ही फॉर्मूले हैं, याद करो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और दूसरा कौन सा है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s तुम्हें पता ही नहीं है वाई वाला, तो तुम s छोड़ दो, v बराबर यू प्लस ए टी यूज करेंगे, ये तुम्हारे समझ में आ जाएगा। पार्थ, सान्या, सूरज, यश। सर टाइम बारे में दिक्कत है सर टाइम बता दीजिए दोबारा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वेट कर लो, घबराने की बात नहीं। फिर से एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट किया है 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 53 डिग्री के एंगल पे।
पहले मुझे ये बताओ कि रास्ते में कहीं ना कहीं 37 डिग्री बनेगा एंगल, वहां भी कितना होगा? ये ए है और ये बी है, और फिर हम जानना चाहेंगे कि टाइम ए से बी वाला कितना होगा। दो चीजें हम यहाँ जानना चाहते हैं। तो जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो सॉल्व करते वक्त हमारा काम क्या है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। सॉल्व करते वक्त ए टू बी सोचेंगे और अलोंग वाई एक्सिस ही सोचेंगे, क्योंकि वही हमारे लिए ज्यादा काम करता है। यू वाई, ए वाई, एस वाई, टी, इनमें देखते हैं कौन कौन हमें पता है, कौन कौन नहीं पता है। और वेलोसिटी के लिए पहला पार्ट ये काम करेंगे, सेंस ए एक्स 0 तो वी एक्स बराबर यू एक्स कर लेते हैं, ये काम पहले कर लेंगे। स्टेप 1 वाला काम तो यहाँ सीधे करके तैयार हो जाओ, वी एक्स बराबर यू एक्स। स्टेप 1 ये काम हमेशा फायदेमंद रहेगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वी एक्स लिखो, v cos 37 और ये 60 cos 53। मुझे पता है cos 37 4/5, 53 3/5, 5 चला गया 4, ये v का वैल्यू आ गया 45 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ यू वाई कितना लिखोगे? आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं नहीं लिखूंगा। 60 साइन 60 साइन 53, 60 इंटू 4/5, 12 48, 48 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आपने बताया? फिर से बोलो। तो यू वाई कैसे लिखा? अच्छा, यू कहाँ पे सोचते हैं और भी कहाँ पे सोचते हैं ये बताना। ए और बी में कहाँ पर यू सोचेंगे? सर ए पर ए पे उसका वाई कंपोनेंट बताओ तो कितना होगा? सर यू यू साइन 53। 60 मीटर पर सेकेंड, यही है ना यू, यस सर, और उसके साथ क्या साइन 53 और यू वाई यू एक्स कितना है 60 cos cos 53। 53। भी कहाँ देखते हैं तो वी एक्स देखो कितना होगा, v cos 37। वी वाई कितना होगा, v sin 37। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। ये बताओ अब, यहाँ पर वी वाई लिख रहा हूं, v sin 37, v कितना है 45, sin 37 कितना 3/5, 27 मीटर पर सेकेंड। और ये एस वाई हमें नहीं पता, टी हमें नहीं पता, हम ढूंढ रहे हैं। तो अब बताओ क्या तुम्हें पता है कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा कि टी आ जाएगा? सब लोग सोचो, टी के लिए क्या अप्लाई कर देना ठीक रहेगा? बी वाई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, प्लस ए वाई वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई है 27, यू वाई है 48 माइनस जी इंटू टी। अब ये हो गया जी टी इक्वल्स टू 48 माइनस 27, तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा 21/g, 2.1 सेकेंड। इस बार टाइम सबके समझ में आया? यस सर, ये वाला आया टेंशन। सर एक और बार समझाओ। नोट कर लो तो कॉपी पे पहले, मैं वेट कर रहा हूं।
जिन लोगों के समझ में आ गया है वो हैंड राइज कर दें एक बार प्लीज। चलिए पार्थ, मुझे ये बताइए कि हम ए टू बी सोच रहे हैं यस सर। along x along y। तो u के दो कंपोनेंट पहले बताइए, ux कितना और uy कितना। सर यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा एंड यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। u कितना है? सर 60 मीटर पर सेकंड। तो 60 cos 53 ux और 60 sin 53 uy। ax कितना, ay कितना? सर ए एक्स 0 ए वाई -10। अब बताओ ax 0 होने से क्या पता चल गया आपको? vx vy बराबर होगा, ये समझ में आ गया? यस सर। vx कितना लिखेंगे बोलिए? सर यू एक्स के बराबर ओहो, होगा 60 cos हाँ 53। हाँ, vx ux के बराबर होगा। यदि vx मुझे लिखना होगा तो बताइए, क्या v cos 37 मैं लिख सकता हूँ? यस सर। उसको आप किसके बराबर लिख देंगे? 60 सर हमें cos पता कैसे 53। चला कि V पर एंगल 37 डिग्री है? ये गिवन है आपको। कहां पे मैं पूछ रहा हूं वेलोसिटी बताओ? पहले पार्ट में वेलोसिटी पूछा ना, टाइम यस पूछा है ना, तो कहां पर? यस सर। रास्ते में कहीं भी बता दो वेलोसिटी, या कुछ क्वालिटी बताऊंगा उस पोजीशन का। आपसे मैं पूछूंगा तो कोई सर क्वालिटी तो टाइम दूंगा ए ना। टू बी ए और टू बी बी, का टाइम पूछा सर। एक ए टू बी का टाइम पूछा है, तो बी कौन सा पॉइंट है? बी की क्या खासियत है? कोई भी बी, या वो भी जहां पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री 37 डिग्री बना रहा है पार्ट की। यस सर, जहाँ 37 डिग्री बना रहा है। हाँ, तो जहां 37 यदि मैं नहीं दूंगा तो हवा में थोड़े ना आंसर निकालोगे तुम। तो 37 बताओ पहले दिया गया है या नहीं? यस सर, 37 दिया गया है। पहले से इंफॉर्मेशन है। अब बताओ, सॉल्व करो। v इंटू 4/5 इक्वल्स टू 60 इंटू 3/5। क्या ये सॉल्व होकर के भी समझ में आ गया? यस सर, आ गया। 45 मीटर पर सेकेंड। अब राइट साइड में आ जाओ। राइट साइड में मुझे ये बताओ कि vy कितना लिखोगे? कहो कि सर v sin 37 लिखूंगा। अरे बोल दो। यस सर। यस सर में दम नहीं लग रहा। यस सर। अभी का वैल्यू बताओ कितना है? अरे अभी डिराइव किया है यार, यूज करो ना। कितना? सर 45 इंटू और sin 37 कितना? 3/5। 3/5। तो vy कितना आ गया? सर 27। अब तुम्हें क्या पता करना है? टाइम। तो y वाले के टाइम सारे ए बी। फॉर्मूले। अब हाँ, ए बी का टाइम, ये ए से बी का ही ना डाटा नोट कर रहे हो। ए से बी का टाइम ही तो ये देगा। यस। y वाले तुम्हें यू वाई पता है, ए वाई पता है, वी वाई पता है, टी निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तो टी आ जाएगा? सर फर्स्ट इक्वेशन क्या था फर्स्ट इक्वेशन? v इक्वल टू u प्लस 80। अब वी वाई का डाटा रखो, बताओ। 27। यू वाई का डाटा बताओ। 48। 60 इंटू 4/5 48 माइनस जी टी। तो टी पता चल गया, 2.1 सेकेंड। अब ये समझ में आया या नहीं आया?
यस सर आ गए। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए सब कोई ध्यान से। ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया आपने 20 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री के एंगल पे, टी का वैल्यू 0 है, ये पॉइंट ए है। आपको बताना है कि 1 सेकेंड के बाद, यहां गिवन है टाइम, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी एंगल कितना बना रहा होगा, और इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्या होगा। 3 चीजें बतानी है। तो चित्र बना लो, नोट्स करो। तो जब सॉल्व करना शुरू करेंगे हम, तो कहां से कहां सोचेंगे, ए टू बी, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। डाटा नोट करो, पहले यू एक्स और यू वाई बताओ कितना कितना। तो चित्र में आओ और देखो यू एक्स यू वाई। यू ए पे देखेंगे 30 cos 53 cos 53, 30 cos 53। यू वाई देखेंगे 30 sin 53, 30 sin 53। ए एक्स देखेंगे 0, ए वाई देखेंगे -g, जी एक्स देखेंगे यू एक्स के बराबर 30 cos 53। वी वाई देखेंगे देखेंगे एस एक्स देखेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एस वाई देखेंगे ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कितना नहीं पता। टाइम क्वेश्चन में दिया गया है 1 सेकेंड, तो एक्स ए से बी जाने का टाइम है, चाहे ए एक्स की तरफ लिखें या वाई की तरफ लिखें, वो तो 1 सेकेंड ही आएगा। अब ध्यान से देखिए, मुझे यदि वी वाई चाहिए तो मैं वी वाई कैसे लिखूंगा, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना है 30 इंटू 4/5, 24, 24 माइनस जी इंटू टी है 1, ये 14 मीटर पर सेकेंड हो गया। और एस वाई क्या था, एस वाई था यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई हो गया वाई कोऑर्डिनेट। सर एस वाई आपको वाई कोऑर्डिनेट दिख कैसे रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। ध्यान से देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट, और वेक्टर से देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट के जो 2 टुकड़े दिख रहे हैं, एक एस वाई और एक एस एक्स, क्या यही इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट नहीं है? यस सर। तो वो भी हमें ढूंढना था। यू वाई कितना था 24 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू जी इंटू 1 स्क्वायर, 24 माइनस 5, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 19। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, वो ढूंढ रहे हैं। एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स हो गया एक्स, यू एक्स हो गया 30 इंटू 3/5, 18, ये 18 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू 1 स्क्वायर, ये हो गया 18 मीटर एक्स। और जो हम देख रहे थे वी एक्स, ये क्या था यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो वी एक्स किसके बराबर हो गया 18 प्लस 0, ये तो हो गया 18 मीटर पर सेकेंड। तो आपने दोनों तरफ फॉर्मूले यूज कर दिए। अब देखो, तुम्हें वी एक्स दिख गया, तुम्हें वी वाई दिख गया। चित्र में देखना, तो मैंने वी एक्स और वी वाई दिखाया है, और उस पर डाटा लिख के बताओ तो वी एक्स कितना और वी वाई कितना। वी एक्स आ गया है, अब वो तो पहले भी था 18, अब भी है 18। और वी वाई कितना आ गया है, वी वाई आ गया है 14।
तो v कितना हो जाएगा? तो v यदि चाहिए तो क्या लिखोगे? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, अंडर रूट 14 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। और देखना 10 अल्फा लिखना चाहो वेक्टर के कहानी के हिसाब से vy बाई vx 10 अल्फा, vy कितना है 14 बाई 18। ये धीरे धीरे समझ में सबके आने लगेगा, अभी कुछ बच्चों के समझ में आ गया होगा। सर हाँ बताओ। सर इसमें तो जैसे 10 अल्फा की वैल्यू अगर 7/9 है तो अल्फा की वैल्यू इतना ही बोल के रुक जाएंगे, सामने वाला समझदार होगा तो समझ जाए। ये ऐसा अल्फा है जिस अल्फा का 10 टेंजेंट का वैल्यू 10 अल्फा का वैल्यू 7/9 होता है। कहानी खत्म। सबके मैं एंगल का डाटा लिख के थोड़े ना याद करके बैठा हुआ हूँ। फिर भी चाहिए तो मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक के बुक के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया रहता है, उससे जाके ढूंढ लाना। लेकिन एग्जाम में 4 ऑप्शन में ऑप्शन भी ऐसे ही दिया गया रहेगा, या 10 इनवर्स 7/9 लिख के छोड़ दिया जाएगा। और सर एक कोऑर्डिनेट तो वही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना एक्स और वाई एक्सिस का। एक्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट, 18 वाई के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट। यदि तुमसे कोई कहे कि मुझे वेक्टर के फॉर्म में वेलोसिटी बताओ तो कैसे बताओगे? vxi कैप vyj कैप। तुम्हें कहे डिस्प्लेसमेंट मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मेट में बनाओ, xi कैप या yj कैप। ठीक, यस सर। जिनके ये समझ में आया है हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। ये देखना तुरंत तुरंत इनके तीनों के आंसर आपको देने हैं। आपने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, आपको स्पीड बताना है। पहले ये 60 डिग्री पे थ्रो किया था, ये 30 डिग्री पे जब एंगल पे पहुंचा तो वहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, पहला एग्जांपल। दूसरे में आपने प्रोजेक्ट किया है 40 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पे, कहीं न कहीं ये 45 डिग्री बना रहा होगा, उस समय भी क्या होगा, दूसरा एग्जांपल। तीसरे में आपने 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है 53 डिग्री पे, तो रास्ते में कहीं न कहीं बनाता होगा ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, वहां पर भी क्या होगा ये बताना है। तीनों एग्जांपल ट्राई करिए और बताइए। वीट फर्स्ट पार्ट में 10√2 मीटर पर सेकंड है। बहुत शानदार जवाब। ax0 gx इक्वल्स टू vy, vx इक्वल्स टू ux, ये vx हो गया v cos 30, ux हो गया 20 cos 60, ये vx देखते हैं v cos 30 vx, और यहाँ ux देखते हैं 20 cos 60, उनको बराबर कर दिया तो ये हो गया v√3/2 इक्वल्स टू 20 1/2, 2 कट गया तो v आ गया 20/√3। चेक कर लीजिए। दूसरे वाले में देखिए ax0,
Vx Ux को बराबर करना है, तो Vx देखिएगा, Vx कितना है, v cos 45, Ux कितना है 40 cos 60, इनको बराबर करना है, v cos 45 40 cos 60, ये v इंटू 1/√2, 40 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 40√2। अगला वाला देखिएगा थर्ड, ax0, 20√2 नहीं होगा। भाई ये √2 यहाँ से कैंसिल होके ये √2 आएगा, और हाँ सही कह रहे हो 40/√2, ये 20√2 हो जाएगा। थैंक यू, मीटर पर सेकेंड। और तीसरे वाले में ax और सर 36/√3। 30 cos 53 इक्वल्स टू v cos 30, ये 30 इंटू 3/5 इक्वल्स टू v √3/2, तो ये तो हो गया 5 36 36 18 गुना 36, v इक्वल्स टू 12√3, 12√3 ही ना, ठीक। सर यही आ रहे हैं। तो ये आइडिया क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। नो सर। अब यहाँ देखना एक कंसेप्ट, सर एक एक बार पिछले वाले दिखा पेज पर दो। करना। हाँ 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 हाँ, पीछे पीछे वाले पेज पे आ जाता, आराम से आराम से देख। अरे चेंज करूं क्या? यस सर, हो गया नोट आउट। इस बात पे गौर करो कि इस फॉर्मूले का तो मैंने यूज अभी तक कोई बहुत ज्यादा तुमसे नहीं करवाया, कि यदि थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या था, u² sin² θ/2g, रेंज के लिए क्या था, u² sin2 θ/g, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या था, 2u sin θ/g। ध्यान से देखिएगा, u को कांस्टेंट मान लो, मतलब u को ऐसे चेक करो, तुम एक बहुत सारे गेंद लेकर के बैठ गए किसी फील्ड में, और तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर हर एक गेंद को फेंकते हो, मतलब मैं कह देता हूं u सेम है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, थीटा बदल रहा है, थीटा बदल रहा है, u सेम है, थीटा इज वेरिंग। तो प्रैक्टिकली सोचना, फिजिक्स मत लगाना, फॉर्मूला बाद में सोचना। तुम बार बार फेंको ऐसे गेंद को अलग अलग एंगल पे, तो तुम्हें क्या लगता है सबसे दूर कब जाएगा गेंद, कितने एंगल पे जाएगा? सर जब एंगल 45 डिग्री हो। तो 45 r का वैल्यू यदि तुम मैक्सिमम देखना चाहते हो तो sin2 थीटा को 1 कर दो, तो 2 थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा क्या हो जाएगा 45। तो आप जब रेंज को मैक्सिमम देखोगे
तो 45 डिग्री वाला जो रेंज आएगा वो मैक्सिमम रेंज आएगा, और आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आर मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। अब फिर भी तुम यदि एंगल और बढ़ाओगे तो क्या होगा, एंगल और बढ़ाओगे तो हाइट के बारे में क्या लगता है, हाइट बढ़ती जाएगी या नहीं, यस सर। बढ़ती जाएगी। हाइट बढ़ेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ता जाएगा या नहीं, बताओ सबसे ज्यादा हाइट किस केस में होगा, 90 जब 90 हाँ, तो एच जब मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा को हम 1 करेंगे, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और उस समय टी भी मैक्सिमम होगा, ध्यान से देखना। तो आपने क्या देखा, यदि बढ़ाते जाएं एंगल तो होगा क्या कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट तब होगा जब बॉल को सीधे आसमान में थ्रो करो अपनी पूरी ताकत से। तो ये तो कॉमन सेंस है, आपके हाथ में बॉल है और खूब दूर फेंकना है, दूर रेंज ज्यादा चाहिए तो हाथ के इशारे को फील करो ना, 45 डिग्री पे फेंकते होगे, और यदि बहुत ऊंचाई पे फेंकना है तो आसमान की तरफ फेंकते हो, थीटा 90 पे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि सर ये जो, वेट कर लो, ये जो आप फेंक रहे हैं बॉल, चित्र जल्दी से देखो, यू सेम है और थीटा बदल रहे हो, तो रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पे होगा, जल्दी बताओ आदित्य राय। तभी होगा ना जब साइन 2 थीटा 1 कर दोगे। यस सर। और वही पूछ रहे थे, इससे अलग क्या कोई पॉइंट, कौन पूछ रहे थे अभी सर? यस यस सर। हाँ यस सर, बोलो क्या पूछ सर रहे हो? थीटा 90 हो जाएगा तो वो प्रोजेक्टाइल थोड़ा होगा। तो नहीं रहेगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ प्रोजेक्टाइल का हो, लेकिन यदि तुमसे पूछे कि मैक्सिमम हाइट पर बॉल कब जाएगा तो क्या करोगे कि नहीं ये अलग चैप्टर का क्वेश्चन है, मैं नहीं आंसर दूंगा, क्या करोगे? प्रोजेक्टाइल का एक स्पेशल केस है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल तो सारे एंगल को डील कर लेगा, थीटा 90 कर दोगे तब भी डील हो जाएगा। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन एक प्रोजेक्टाइल का स्पेशल कैटेगरी में चला गया, वो भी तो फ्री फॉल है। बात समझ में आई? इसके लिए नहीं लड़ेंगे कि सर ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, ये बेवकूफी कहलाएगी तुम्हारी। ओके, यस सर। अब यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि एक एंगल जो है ये थीटा है लेस देन 45 डिग्री, और एक एंगल है 90 माइनस थीटा, ये भी लेस देन, ये जो है दूसरा है 90 माइनस थीटा। अब दोनों के लिए रेंज सेम दिख रहा है, तो आखिर इनमें रेंज क्या होगा पे एनालाइज करो। R1 और R2 बराबर कब होते हैं वो कंडीशन ध्यान से देखना। R1, ये 1 वाले का रेंज लिख के देखो, R1 बराबर लिख रहा हूं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, खुश हो गए हम। R2 लिख के देख रहा हूं यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा, याद करो 2 90 माइनस थीटा बाई जी, ये कितना हो गया यू स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा बाई जी, ये कितना हो गया चेक करो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये किसके बराबर आ गया, यदि 90 माइनस थीटा पे पूछा तो फेंका तो R2 और R1 बराबर हो गए। ये दिखने में समझ में आया आप लोगों के, या एक बार और से और दूसरा चित्र बना के समझाओ? दूसरा बता दीजिए। यहाँ देखो एक है थीटा लेस देन 45 और एक है और कोई एंगल 90 माइनस थीटा, उनके रेंज क्या है अभी तो चित्र में बराबर दिख रहे हैं, कैलकुलेट करके देखो बराबर आते हैं या नहीं। ये 1 वाला प्रोजेक्टाइल, ये 2 वाला प्रोजेक्टाइल, यू सेम है। तो चलो R1 का फॉर्मूला बोलो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और R2 का फॉर्मूला बोलो जल्दी, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा बाई जी, ये कितना आ गया यू स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा बाई जी आया। पाई माइनस 2 थीटा पढ़ लिया या अभी तक नहीं पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में? पढ़ लिया सर। ये किसके बराबर आ गया R1 के। R1 तो
हम यहाँ क्या कंसेप्ट सीख रहे हैं? यहाँ कंसेप्ट सीख रहे हैं if velocity of projection, that is u, are same, then for theta and 90 minus theta, range of for angle of projection from projection above horizontal at theta and 90 minus theta, range will be same. यदि एक थीटा पे और दूसरा 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ, तो उनके ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस में रेंज क्या आ जाएगा? सेम। रेंज क्या आ जाएगा? सेम। अच्छा सोचो, एक को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, एक को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, कौन ज्यादा दूर जाके गिरेगा ग्राउंड पे? सर दोनों बराबर जाके गिरेंगे। बराबर गिरेंगे। दोनों बराबर। यदि इनिशियल वेलोसिटी, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है तब। अच्छा, दोनों में से डिग्री वाले का या 60 डिग्री वाले का? 60 वाले। सर क्या पूछ 60 वाले का। और टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा होगा? सर 60 डिग्री वाले का। 60 डिग्री वाले का। जिसका हाइट ज्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। जिसका हाइट ज्यादा होगा तो 60 डिग्री वाले का उसी का टाइम ही ज्यादा होगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? हाँ बोलो। सर इसमें आपने थीटा लेस देन 45 टू लिया। भाई दोनों एंगल यदि 90 से 45 डिग्री से बड़ा होगा, सोचो यदि दोनों एंगल 45 से बड़ा होगा तो रेंज क्या कभी बराबर हो पाएगा? पहला वाला चित्र देखो तो पहले वाले चित्र में देखो तो दो के रेंज बराबर कब हो रहे हैं? जब एक 45 डिग्री से पहले फेंका है और एक 45 डिग्री से ऊपर फेंका है। दोनों 45 डिग्री के नीचे होंगे तब भी नहीं बराबर हो सकता रेंज। दोनों 45 डिग्री से ऊपर हैं तब भी नहीं हो सकता बराबर रेंज। 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम है, तो 45 से क्यों छोटा लिख रहे हैं? ये समझ में आई? अरे पहला वाला चित्र देखो बालक, रुक जाओ फिर से बना दूंगा चित्र, घबराओ मत। सर ये वाला पेज, सर इससे पहले वाला पेज एक बार दोबारा समझा दो, कि मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ तो फिर बता देता हूँ। पहले ये जो सामने पेज है ये नोट कर लिया? यस सर, ये कर लिया। ये गया। अब नया पेज का सेट लेता हूँ, उस पे मैं समझा देता हूँ। ध्यान से देखिए, U है सेम, और आप मुझे तीनों फॉर्मूला बताइए तो, रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का। सर रेंज का यूज कर sin 2 थीटा वो U sin थीटा बाई जी, H हो जाएगा U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2G और U स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अब मुझे बताइए, थीटा यदि बढ़ाते जा रहे हैं, थीटा इज इंक्रीजिंग, U इज सेम एंड थीटा इज इंक्रीजिंग, तो क्या होने वाला है? वो चित्र के हिसाब से आप देखिए, ये एंगल बढ़ाते जाइए, पत्थर दूर जाके गिरेगा, दूर जाके गिरेगा। और कॉमन सेंस से बताओ कहाँ जाए? मैक्सिमम दूरी पे कितने एंगल पे जाता होगा? प्रैक्टिकली सोच के बताओ। 45। क्यों? क्योंकि आप sin 2 थीटा को 1 कर दो, तब r क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो 2 थीटा हो गया 90 डिग्री, थीटा हो गया 45 डिग्री। तो ये और r मैक्सिमम कितना हो जाएगा? U स्क्वायर्ड बाय G। अब जब आपने ये पता कर लिया, तो अब यदि और एंगल बढ़ाएंगे तो क्या होने वाला है? क्या और दूर जाएगा? नहीं सर, टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज होता जाएगा। ऊंचाई बढ़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा, लेकिन रेंज कम होता जाएगा। ये कहानी बताया था। और आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो
वो 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दो, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन। थीटा 90 तो एच मैक्स हो जाएगा, टी मैक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 91 हो जाता है, फॉर्मूले में डाल के देखिए। ये बताया था, यही पेज समझना था या कोई और पेज? सर फिर एक बार ये दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया अच्छे से। अच्छा मुझे ये बताओ, तीन फॉर्मूले कौन कौन से हैं? एच के, आर के और टी के। कॉपी पे चेक करो, अपने लिखा हुआ है तो। सर h और बोलो। इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g और t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g। अब मुझे बताइए, u से फिक्स है, g फिक्स है, तो थीटा के बदलने से ये आर टी और एच बदल रहा है, तो एच मैक्सिमम कब होगा? सर जब साइन थीटा 1 होगा, थीटा 90 डिग्री तो होगा। साइन थीटा 1 कब होगा? जब थीटा 90 हो। और टी मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा 1 हो, थीटा 90 हो। और आर मैक्सिमम कब होगा? बताओ। सर जब थीटा 45 डिग्री हो। साइन 2 थीटा 1 हो, बोलो ना। यस सर। 2 थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 45 डिग्री हो। अब बताइए क्या कहेंगे? यदि u को सेम रखते हैं, थीटा इज इंक्रीजिंग 0 to 90 degree, t will continuous increase, r will h will continuous increase, but r will increase from 0 to 45 degree, then decrease from 45 degree to 90 degree। क्या ये मैथमेटिक्स समझ में आया? यस सर। पक्का? हाँ सर। तो अब बताओ इसको चित्र में कैसे दिखाएंगे? बॉल मैंने फेंके पहले, दूसरे, तीसरे, बताओ मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे मिल गया? सबसे दूर कितने एंगल पे गया? 45। अब इससे यदि मैं ज्यादा एंगल पे फेंकूंगा तो क्या होगा? क्या ज्यादा दूर जाएगा या पहले गिरेगा बॉल? पहले गिरेगा। हाइट तो बढ़ा लेकिन पहले गिरा, और थीटा बढ़ा दिया, हाइट और बढ़ा, पहले गिरा, ये और हाइट बढ़ा, तो ये प्रैक्टिकली फील कर लो। क्या ये आइडिया अब समझ में आ गया? यस सर। अब मुझे बताओ, क्या दो प्रोजेक्टाइल के दो एंगल के लिए रेंज सेम दिख रहा है या नहीं चित्र में? किसी दो के लिए? यस सर, हो सकता है। तो उनके एंगल में क्या रिलेशन होगा? एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा होगा तो दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा होगा। यदि R1 इक्वल्स टू R2 होगा तो उसमें ये कंडीशन वैलिड होना चाहिए जब U सेम है। एक नया कंसेप्ट, एक्स्ट्रा कंसेप्ट, ये क्या आ गया? और ये इतना कॉमन है कि मेडिकल में 2500 बार पूछा गया होगा 30 सालों में, और IIT भी कम से कम 6 बार 8 बार पूछ चुका होगा। फिर से पूछो आदित्य, क्या पूछना चाहते हो? सर एंगल 45 से कुछ होता है। एंगल 45 से कम क्यों होगा? Yes, अच्छा sir. चलो 45 से तुम बड़ा ले लो। यदि तुम देख रहे हो चित्र में पहला जो है, जो दो हमने बराबर दिखाए हैं चित्र में, देखो तो। Yes, sir. ये जो जिन दो को तुमने बराबर किया है, क्या दोनों 45 से छोटे हैं या दोनों 45 से बड़े हैं? तो बड़े हैं। अरे गधे, देखो तो मैक्सिमम रेंज से पहले है या बाद में है? देखो तो पहला वाला ब्लू लाइन कहाँ है?
मैक्सिमम रेंज से पहले है या बाद में है? बाद में, ठीक से देखो, तो पहले मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होगा, तो पहला ब्लू वाला जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 से ज्यादा है या कम है? कम है। तो मैं यदि 45 से कम लिख देता हूं तो तुम रोने क्यों लगते हो? यदि थीटा 45 हो जाएगा तो क्या दो एंगल मिलेगा तुम्हें? हो सकता यदि तुम इसको 45 से बढ़ा लोगे तो 90 माइनस 45 वाला 45 से छोटा आ जाएगा, और तुम्हें ये कंडीशन नहीं अच्छा लग रहा तो छोड़ दो। उसके बिना भी तुम्हें यदि ये जस्टिफाई होता दिखे कि एक एंगल 45 तो दूसरा 90 माइनस 45 से अपने अकल में घंटी बज लेगी कि दूसरा एंगल नहीं मिला। तो कंडीशन नहीं लगाओ, कंडीशन इतना तुम्हें कष्ट दे रहा है, देख के नहीं तुम्हें समझ में आ रहा तो उसको छोड़ दो। उसके बिना भी यदि ये कंडीशन जस्टिफाई हो जाए, एक थीटा तुम्हारा 90 डिग्री से बड़ा है और दूसरा थीटा तुम्हारा 90 माइनस थीटा निकाल रहे हो, निगेटिव में आएगा, तो तुम रोने लगना बैठ के। ये मैथमेटिक्स थोड़े ना खेल रहे हैं, प्रैक्टिकली चित्र देखो। 45 डिग्री पे फेंक देंगे तो दो एंगल मुझे नहीं मिलेगा, 45 से एक छोटा होगा तो दूसरा जरूर 90 माइनस 45 से एंगल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रही? अभी नहीं आया? नहीं सर, गजब करते हो, 45 क्यों कर रहे हो बात? अरे 45 पे मैक्सिमम है, एक 40 और उससे छोटा रेंज ही होगा तो R1 R2 बराबर के लिए दो अलग अलग एंगल मिलेंगे, और उनमें एक एंगल 90 से 45 से छोटा होगा और दूसरा 45 से बड़ा होगा। इसमें इतना कष्ट आने वाली बात तो कोई नहीं बताया मैंने। एक झोले में अलग अलग एंगल पे फेंके गए बॉलों को देख रहे हो, तुमने फील्ड में फेंके ऐसे कई बॉल, मुझे नहीं पता कौन सा किस स्पीड से फेंका, u इज वेरिएबल, थीटा इज वेरिएबल। अब तुमको यदि ये बताना पड़े कि मैक्सिमम टाइम हवा में कौन सा बॉल रहा, तो जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी वो मैक्सिमम टाइम रहेगा, चाहे u कुछ भी हो थीटा कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं। जो मैक्सिमम टाइम हवा में रहेगा, तो जो जिसकी हाइट ज्यादा होगी h max, if h max then corresponding t max। यदि जिसके आंखों से हाइट ज्यादा दिख जाए, समझ जाओ उसका टाइम ज्यादा होगा। सर ऐसे ही क्यों समझ जाऊं? अरे भाई, आपको कई प्रोजेक्टाइल दिया गया, h1 इज ग्रेटर देन h2 कह दिया गया, तो h1 कैसे लिखते थे? u1 स्क्वायर्ड sin स्क्वायर्ड थीटा 1 by 2g is greater than u2 स्क्वायर्ड sin स्क्वायर्ड थीटा 2 by 2g। इससे पता चल गया u1 sin थीटा 1 is greater than u2 sin थीटा 2, और उससे पता चल गया 2u1 sin थीटा 1 is by g is greater than 2u2 sin थीटा 2 by g। इससे पता चल गया t1 is greater than t2। if इतना then क्या निकल करके चला आया? then t1 is greater than t2। तो हाइट जिसका ज्यादा है, भले ही स्पीड कुछ भी हो, u1 हो u2 हो थीटा 1 हो थीटा 2 हो, तो ये एक न्यू कंसेप्ट आपको डाल दिया आपके सामने, न्यू कंसेप्ट। इसमें रेंज बराबर वाला आइडिया नहीं है। किसी भी स्पीड से कोई एक बॉल मैंने फेंके, एक आपने फेंके, एक मोहन ने फेंका, एक सोहन ने फेंका, अलग अलग स्पीड से अलग अलग एंगल पे हवा में फोटोग्राफी करवाया सबके। हवा में जो बॉल सबसे ज्यादा ऊंचाई तक गया वो जरूर सबसे ज्यादा टाइम तक हवा में रहा होगा। और कंडीशन क्या है? ये मैथमेटिक्स है जो उसका प्रूफ दे रहा है कि जो हवा में ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा उसका u1 sin थीटा 1 बड़ा होगा u2 sin थीटा 2 से, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी बड़ा आएगा। अरे कॉमन सेंस यार, जो ज्यादा ऊंचाई तक गया है हवा में वो ऑब्वियस है, एयर में जो टाइम बिताएगा वो ज्यादा बिताएगा। एक और आइडिया आपके पास आ गया। और आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे एक बार आप
याद दिला दीजिएगा, पहले तो डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1, फिर याद दिला दीजिएगा बीच में कभी ये जो 5 दिख रहा है प्रोजेक्टाइल उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।